अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के सेक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको बता दूं कि अपकमिंग जो हमारी लॉ गेट टेस्ट है वो हेल्ड होगी अप्रैल के लास्ट में या मई के फर्स्ट सेकेंड वीक में। रिसेंटली जो लॉ गेट कंडक्ट हुई 23 फेब को या इससे प्रीवियस जितनी भी लॉ गेट कंडक्ट हुई तो उसमें किस नेचर के क्वेश्चंस थे, और अक्सर स्टूडेंट्स का यही सवाल कि सर इलस्ट्रेशंस याद नहीं होती, या हम क्यूएसओ पढ़ते हैं तो सीपीसी भूल जाते हैं, दोनों पढ़ते हैं तो फिर हम जो है लीगल एथिक्स भूल जाते हैं या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स भूल जाते हैं। इसका क्या एक जो है प्रॉपर रोड मैप है जिससे हम सारे के सारे सेक्शंस, सारे के सारे आर्टिकल्स को एक ही बार में मेमोराइज कर सकें अच्छे तरीके से। अच्छा देखिए, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ और अनटिल एंड अनलेस जब तक किसी शख्स को लॉ कम्प्लीटली नहीं आ जाता वो एक लॉ का स्टूडेंट ही है। और मैं यही समझता हूँ कि इस फील्ड के अंदर यंग एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स सभी लॉ के स्टूडेंट्स हैं, बिकॉज इस फील्ड के अंदर कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो ये कह सके कि मैंने सारा का सारा लॉ कम्प्लीटली पढ़ लिया है। तो मैं आपको मुख्तसर सी बात यही करूँगा कि देखें, जितनी बार आप रिवीजन करेंगे किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का उतनी ज़्यादा बार आप जो है ये कह सकते हैं कि अब इस पर थोड़ी बहुत ग्रिप हो चुकी है। मैं आपको अपनी ही एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये एक सब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा सब्जेक्ट है देखने को तो, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 166 आर्टिकल्स हैं कानून शहादत ऑर्डर। नियर अबाउट मैंने 16 से 17 बार ये स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा। लॉ गेट के स्टूडेंट्स को अलग से पढ़ाया होगा, सिविल जज के स्टूडेंट्स को अलग से पढ़ाया होगा, और ख़ुद अलग से पढ़ा होगा प्रैक्टिकल सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। जब प्रैक्टिस की होगी तब मैंने अलग से पढ़ा होगा। अभी भी अगर मैं इसको ओपन करूं तो अगर पहला आर्टिकल पढ़ूंगा तो उसमें मैं कोई ना कोई नई चेंजिंग देखूंगा, दूसरा आर्टिकल पढ़ूंगा तो उसमें कोई ना कोई नई बात सीखूंगा। इट मीन्स के आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि इसका एक भी आर्टिकल मुझे कम्प्लीटली समझ नहीं आया। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैंने सही से पढ़ा नहीं। इसका मतलब ये है कि लॉ को जितनी बार आप पढ़ते हैं उतनी बार आप कोई ना कोई नई चीज़ सीख रहे होते हैं। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि आप जो है रिवीजन करें, जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन करें। जितना रिवीजन करेंगे उतनी आपकी ग्रिप होगी उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर। अब हम आते हैं, कानून शहादत ऑर्डर हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आते हैं कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर पर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का अगर आप जो है सिलेबस देखें तो इसका सिलेबस बहुत ही शॉर्ट है। सेक्शंस भी हैं इसके अंदर, ऑर्डर्स भी हैं इसके अंदर। सेक्शंस की अगर हम बात करें तो सेक्शन 1 से लेके 5 तक, फिर उसके बाद 6 से लेके 12 तक, फिर आ जाता है 15 से लेके 20 तक, फिर 47, फिर 75, फिर 96, 104, 115, 151 CPC। ऑर्डर्स की अगर हम बात करें तो ऑर्डर्स के अंदर 1, फिर 6 to 9, 6, 7, 8, 9, फिर आ जाता है आपका ऑर्डर 39, ऑर्डर 41, ऑर्डर 43। ये सेक्शंस पोर्शन, ऑर्डर्स पोर्शन, जिसमें से 10-10 मार्क्स आपके आने के चांसेस होते हैं। और कहा यही जाता है कि ये लेंथीएस्ट पार्ट है सीपीसी का, जिसके 20 मार्क्स हैं। अब देखा जाए तो लॉ गेट के अंदर हमें देखने को ये मिलता है कि कम्प्लीटली अगर हम लॉ गेट के सेक्शंस और आर्टिकल्स को जोड़ें तो मोर देन 700 प्लस सेक्शंस और आर्टिकल्स बनते हैं। तो ये किस तरीके से याद होंगे? जितनी बार आप रिवाइज करेंगे, जितनी ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं, आप इस पर ग्रिप कर सकते हैं। सबसे पहले हम आते हैं एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट्स ऑफ सिविल जुरिस्डिक्शन। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, क्या इससे पहले कोई लॉ नहीं था? पाकिस्तान 2 आज़ाद होता है 1947 में, इस ईयर से पहले भी कोई लॉ था। एन एक्ट टू कंसोलिडेट, कंसोलिडेट मतलब जोड़ना, अमेंड मतलब उसको अमेंड करना,
द लॉज रिलेटिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द सिविल जुरिस्डिक्शन, यानी सिविल जुरिस्डिक्शन कोर्ट्स, वो वाली कोर्ट्स के जिनके पास सिविल जुरिस्डिक्शन होगी, उनके लॉज को रिलेटेड, उनके लॉज को अमेंड और कंसोलिडेट करके ये एक्ट बना। इट मीन्स के इस कानून से पहले जो कानून थे, कवानीन थे, वो अलग अलग थे, कंसोलिडेटेड नहीं थे। ठीक है। प्रियम्बल, वेयर एज इट इज एक्सपेंडिएट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू, ये भी वही बात आ गई। फिर आते हैं हम किसकी तरफ, मैं आपको कानून पढ़ना सिखा रहा हूँ कि कानून को किस तरीके से पढ़ा जाता है। दिस एक्ट मे बी साइटेड एज द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, किस कानून के अंदर ये लिखा होता है दिस एक्ट मे बी कॉल्ड, ये होता है दिस एक्ट मे बी साइटेड, दोनों की मतलब सेम ही है। इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस ऑफ द 1 जनवरी 1909, यानी डेट ऑफ इन्फोर्समेंट क्या है इसकी, डेट ऑफ इन्फोर्समेंट 1 जनवरी 1909 है, और डेट ऑफ इनेक्टमेंट क्या है, जिस दिन ये इनेक्ट होता है 21 मार्च 1908, ये दोनों डेट्स याद रखें। उसके बाद क्या आ जाता है, इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इसका जो दायरा इख्तियार है वो पूरे के पूरे पाकिस्तान पर एप्लीकेबल है। क्या इंडिया पर एप्लीकेबल नहीं है? इंडिया पर भी एप्लीकेबल है, लेकिन इंडियन लॉ के अंदर, इंडियन सीपीसी के अंदर अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं, तो वो रिलेट करती हैं इंडिया से। पाकिस्तान लॉ के अंदर जो पाकिस्तान का सीपीसी है, पाकिस्तान के सीपीसी के अंदर जो हमारे पास अमेंडमेंट्स आ चुकी हैं वो रिलेट करती हैं किसके साथ, पाकिस्तान से। उसके बाद डेफिनेशंस, अगर हम डेफिनेशंस की तरफ बढ़ें, सेक्शन 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, डेफिनेशंस क्या कहती हैं। सबसे पहले आ जाता है कोड, CODE, कोड का मतलब क्या है, कोड इंक्लूड्स रूल्स। ठीक है, कोड इंक्लूड्स रूल्स आ गया। उसके बाद आ जाता है डिक्री, क्या आ जाता है, डिक्री। डिक्री, ऑर्डर, जजमेंट, तीनों में फ़र्क, इसके ऊपर मेरा एक डिटेल्ड लेक्चर मौजूद है, लेकिन वो लेक्चर सुनने से पहले आप इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करें। वो लेक्चर सुनने में, समझने में कब आएगा, वो लेक्चर आपको समझ में तब आएगा जब आप बैरेक्ट को एक बार खुद से पढ़ लेंगे। डिक्री मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एन एडजुडिकेशन विच सो फार एज रिगार्ड द कोर्ट्स एक्सप्रेसिंग इट कंक्लूसिवली डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज। डिक्री का क्या है, जो हकूक़ का तयन करे, जो ये बता दे कि ये हक इसका है, ये प्रॉपर्टी इससे रिलेटेड है, ये प्रॉपर्टी इसको दे दी जाए, ये प्रॉपर्टी इसको नहीं दी जाए, ये क्या है, ये हकूक़ का तयन कर रही है। अब डिक्री प्रिलिमिनरी भी हो सकती है, फॉर्मल भी हो सकती है, सॉरी फाइनल भी हो सकती है। प्रिलिमिनरी डिक्री के बाद फाइनल आती है डिक्री। जजमेंट फॉलोज द डिक्री का नाम सुना होगा आपने। अब ये क्या है, इट डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, इट आल्सो डिटरमाइंस द राइट्स ऑफ द पार्टीज, बट जजमेंट ऑलवेज फॉलोज द डिक्री। जजमेंट क्या कर रही होती है, हमेशा डिक्री को फॉलो कर रही होती है। एंड जजमेंट इज द डिटेल्ड डिसीजन ऑफ द कोर्ट विच फॉलोज द डिक्री। उसके बाद एनी एडजुडिकेशन फ्रॉम विच एन अपील लाइज एन अपील फ्रॉम एन ऑर्डर। अपील किसके खिलाफ होती है, डिक्री के खिलाफ होती है। एन ऑर्डर डिसमिसल ऑफ डिफॉल्ट। फिर आ जाते हैं डिक्री पार्टीज टू द डिक्री। एक होता है डिक्री होल्डर, एक होता है जजमेंट डेटर। दोनों में फ़र्क क्या है, डिक्री होल्डर, अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास इज नोन एज डिक्री होल्डर, अ पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed is known as judgment debtor. District means the local limits of jurisdiction of the preliminary principal civil jurisdiction of the original jurisdiction. डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी हमारे पास जुरिस्डिक्शन लोकल लिमिट आती है, यानी कि एक बता दिया जाए कि ये पूरा डिस्ट्रिक्ट इस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड, इसके एरिया के अंदर जितने भी एरियाज़ हैं सारे इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर फॉल कर रहे हैं, तो फिर वो हम उसको कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट। फॉरेन कोड विच डज नॉट फॉल विद इन द एम्बिट ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद गवर्नमेंट प्लीडर आल्सो ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जिसको अपॉइंट करे प्लीड करने के लिए, उसको हम गवर्नमेंट प्लीडर का नाम दे सकते हैं। जज, जज मीन्स द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोड। देखें जज क्या है, जज है प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिविल कोड, लेकिन लोग उसको क्या समझते हैं कि उसके आगे बोल नहीं पाते। उस लॉ के स्टूडेंट्स जो है कहते हैं कि भाई जज साहब हैं, अगर हमने कुछ ज़्यादा बोल दिया, भाई जज इज़ जस्ट द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। जजमेंट डेटर,
मीन्स एनी पर्सन अगेंस्ट whom a decree has been passed. Legal representative means a person. Law represents state of the deceased person. क्या आ गया? लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अ पर्सन जो क्या करे, लॉ के अंदर डिसीज्ड पर्सन को की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करे। फिर आ जाता है मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स ग्रोइंग क्रॉप्स। ऑर्डर मीन्स द फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एनी डिसीजन ऑफ द सिविल कोड विच इज़ नॉट अ डिक्री। जो डिक्री नहीं है वो क्या है, वो ऑर्डर है। अब देखें, जब आप ये देख रहे होते हैं कि एक सिविल सूट की फ़ाइल निकालें, एक सिविल सूट की फ़ाइल कभी पढ़ी होगी आपने। सिविल सूट की फ़ाइल जैसे ही आप देखेंगे तो उसके अंदर लिखा होता है कि ऑर्डर पास देयर ऑन, ऑर्डर पास देयर ऑन। 3912 की इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दी, दोनों पार्टीज़ को बुलाया गया। पहले उसने 3912 की एप्लीकेशन दी थी, अपोजिट पार्टी ने ऑब्जेक्शंस फाइल किए, दोनों पार्टीज़ आई, दोनों के एडवोकेट्स ने क्या किए, आर्गूमेंट्स किए। आर्गूमेंट्स करने के बाद जज ने उसके ऊपर ऑर्डर पास किया, चाहे उसकी डिसमिस की, चाहे उसको क्या किया, मेंटेन रखा अगर पहले से ही थी, या फिर उसको जो है उसके ऊपर ऑर्डर पास करके उसको स्टेटस को ग्रांट कर दिया। तो स्टेटस को जब जज साहब ने ग्रांट कर दिया, जज साहब ने अगर ग्रांट किया 3912 पे स्टेटस को, तो वो क्या है, वो ऑर्डर है। क्या है, वो ऑर्डर है, बट वो डिक्री नहीं है, वो ऑर्डर है। ठीक है। फर्दर फिर क्या आ जाता है, फर्दर आ जाता है कि एवरी जज रूल्स साइंड रूल्स। अब देखिए, ये रूल्स का सवाल लास्ट टाइम आया था कि ये रूल्स क्या है। अब इसके अंदर क्या बात कर रहा है कि रूल्स मीन्स रूल्स फॉर्म्स कंटेन इन द फर्स्ट शेड्यूल 132 135, सेक्शन 132 से लेके 122 से लेके 125 तक जो शेड्यूल है, उस शेड्यूल के अंदर जो रूल्स बताए गए हैं वो क्या है, वो रूल्स हैं। फर्दर फिर आ जाता है हमारे पास सेक्शन नंबर 3, सबऑर्डिनेशन ऑफ द कोर्ट्स। सबऑर्डिनेशन ऑफ कोर्ट्स, कौन कौन सी कोर्ट किस किस कोर्ट के मातहत है? हर कोर्ट सुपीरियर कोर्ट के मातहत है, एपेक्स कोर्ट के मातहत है। सिविल जज, फिर आ जाता है सीनियर सिविल जज, फिर आ जाता है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, फिर आ जाता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, और फिर आ जाती है हाई कोर्ट। सिविल जज किसके मातहत है? सीनियर सिविल जज के। सीनियर सिविल ये दोनों किसके मातहत हैं? एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के। ये तीनों किसके मातहत हैं? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के। और ये सारी कोर्ट्स किसके मातहत हैं? हाई कोर्ट के। क्लियर है? इजी हो गया। फर्दर फिर आ जाएं आप किसकी तरफ, नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है हमारे पास, सेविंग। सेविंग मतलब इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक प्रोविजन इन द कॉन्ट्रेरी नथिंग इन दिस कोड शैल बी डीम्ड टू लिमिट, डीम्ड टू लिमिट और अदरवाइज इफेक्ट एनी स्पेशल और लोकल लॉ। यानी कि इसके अंदर जो भी कानून है वो किसी स्पेशल और लोकल लॉ को इफेक्ट नहीं करेगा। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का एक रूल याद रख लें, कानून की तशरीह का एक रूल याद रख लें कि जब भी हमारे पास दो कानून आते हैं, एक आता है स्पेशल लॉ, एक आता है लोकल लॉ। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर आया, कब आया? 1898 के अंदर। हमारे पास एक जो है एक्ट आता है 2018 के अंदर, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट, जो डील करता है सिर्फ उससे पर्टिकुलर किसके साथ? जुवेनाइल के साथ। अब कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर बात करता है, सेक्शन 29B कहता है कि जुवेनाइल एक बच्चे की एज जो है वो अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, कितनी होगी? अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स। लेकिन हमारे पास जो जुवेनाइल एक्ट है 2018 का, वो क्या कहता है? जुवेनाइल एक्ट ये कहता है कि अंडर द एज ऑफ 18 ईयर्स उसको जुवेनाइल ट्रीट किया जाएगा। अब हम किसको माने? स्पेशल लॉ को माने, लोकल लॉ को माने? तो हम हमेशा स्पेशल लॉ को मानेंगे। स्पेशल लॉज ऑलवेज सुपरसीड द जनरल लॉज। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम किसकी तरफ? उसके बाद आ जाते हैं हम पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन। पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन क्या कहती है? पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन कहती क्या है? पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन सेक्शन 6 कहती है कि भाई देखें, जब आप किसी भी अदालत के अंदर कोई मुकदमा फाइल करेंगे तो आप ये देखेंगे कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है, उस प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन कितनी है। इंटीरियर सिंध के अंदर मैं आपको बताता चलूँ कि सीनियर सिविल जज
की जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, अनलिमिटेड है। कितनी है, अनलिमिटेड। और सिविल जज की कितनी थी, 10 लाख थी सिविल जज की जुरिस्डिक्शन। अब अमेंडमेंट आ गई और कराची के अंदर क्या थी कि 1.5 करोड़ या 6.5 करोड़ से ऊपर जितने भी मैटर्स होंगे वो डायरेक्टली ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हाई कोर्ट एंटरटेन करेगी। अब इसको हटा दें। अब आते हैं अमेंडेड प्रोविज़न, 2025 में अमेंडमेंट आ गई, ठीक है। और कुछ विद इन फ्यू मंथ्स जो है अप्रैल के अंदर आप कह सकते हैं कि जितने भी मेथड्स हैं वो सारे के सारे ट्रांसफ़र आहिस्ता आहिस्ता हो रहे हैं सिटी कोर्ट के अंदर, यानी हाई कोर्ट से मूव हो रहे हैं किसकी तरफ, लोअर कोर्ट्स की तरफ। तो 2025 में अमेंडमेंट आने के बाद क्या हुआ कि हाई कोर्ट ने डिसाइड किया कि 1.5 करोड़ की जो लिमिट है वो किसकी हो जाएगी, सिविल जज की। ये पेपर में आ सकता है, क्यों आ सकता है, क्योंकि रिसेंटली अमेंडमेंट है 1.5 करोड़। और अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन किसकी हो गई, अनलिमिटेड जुरिस्डिक्शन हो गई आपके सीनियर सिविल जज की, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब हो सकता है, होप सो कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन कितनी है। अच्छा, पिक्यूनरी का मतलब क्या है, पिक्यूनरी वर्ड का मतलब क्या है, पिक्यूनरी वर्ड का मतलब है वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वैल्यूएशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। अब अगर हम सेक्शन 6 की बेरक वर्डिंग को पढ़ें तो सेक्शन 6 की बेरक वर्डिंग क्या कहती है, सेक्शन 6 की बेरक वर्डिंग सेव इन सो फार अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड नथिंग हेयर इन कंटेंट शल ऑपरेट और गिव एनी कोर्ट जुरिस्डिक्शन ओवर सूट्स द अमाउंट और वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ये वर्ड्स, दो वर्ड्स याद रखने, कौन कौन से, अमाउंट और वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है। ये दो वर्ड्स आपने याद रखने हैं। फर्दर और क्या याद रखना है आपने, फर्दर आपने याद क्या रखना है, ये जो वैल्यूएशन मैंने बताई है वैल्यूएशन भी याद रखनी है आपने, ठीक है। कल हम क्या करेंगे, कल हम सेक्शन 9 से लेके सेक्शन 20 और उसके बाद सेक्शन 47 और सेक्शन 75 और फिर 96 ये सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। आज के लिए आई होप सो कि आपको ये कवर हो गया होगा और यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी है तो आप पूछ लें। फर्दर हम जब कल ये डिस्कस कर रहे होंगे तो आज जितना मैंने पढ़ा है इसमें से कोई भी क्वेश्चंस में रिलेट कर सकता हूँ, कोई क्वेश्चंस में दे सकता हूँ कि आप जो है वेब जनरेटेड टेस्ट में ये क्वेश्चंस को सॉल्व करें।